आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2 जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। हम स्टार्ट करेंगे आज नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमने पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या था, उनकी संरचना क्या थी, यानी नर जनन तंत्र की संरचना क्या थी। आज बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं और उनके बारे में, उनका क्या उपयोगिता होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र में, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले भी पढ़ चुका है, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही हमने बताया था आप लोगों को कि जनन तंत्र दो भागों में बोल सकते हो या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो भाग में बांट सकते हो, जैसे कि प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। यानी प्राथमिक जननांग और वह सहायक जननांग। सहायक जननांग, इसके बारे में देखिए, प्राथमिक जननांग क्या क्या होते हैं। प्राथमिक जननांग एक ही होता है और वो क्या होता है बाबू, वृषण। वृषण जिसको हम इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। ये कितने होते हैं बाबू, 1 पेयर, यानी एक जोड़ी होते हैं लल्ला। सहायक जननांग में सहायक ग्रंथि और सहायक नलिकाओं के बारे में बात करेंगे। ये क्या करता है, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन होता है, शुक्राणु जनन से क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। सहायक जननांग क्या करता है, ये शुक्राणु के परिपक्वन में सहायक होते हैं। सहायक होते हैं। ये क्या होते हैं, सहायक जननांग शुक्राणु के परिपक्वन में मदद करते हैं। प्राथमिक जननांग क्या होते हैं, प्राथमिक जननांग में शुक्राणु का निर्माण होता है। प्राथमिक जननांग होता क्या है, वृषण यानी टेस्टिस कितना होता है, 1 पेयर। क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण किस विधि से होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन से। ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वृषण यानी टेस्टिस के बारे में। तो वृषण क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। वृषण टेस्टिस जो होता है वो शरीर के उदर गुहा के बाहर स्थित होता है और एक पाउच में स्थित होता है। आप बोल सकते हैं थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। देखिए, वृषण क्या होता है, यह नर का प्राथमिक जननांग होता है। जननांग होता है जो शरीर के उदर गुहा बोल सकते हो आप, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है।
वृषण कोश में उपस्थित होता है या स्थित होता है, स्थित होता है। वृषण क्या होता है यानी टेस्टिस क्या होता है, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं यानी प्राथमिक जननांग होते हैं। किसका? नर का। मेल का प्राथमिक जननांग होते हैं जो शरीर के बाहर उदर गुहा में वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश क्या होता है बाबू? वृषण कोश यह श्रोणि भाग में यानी आप बोल सकते हैं उदर गुहा के नीचे उपस्थित होता है। किसमें? श्रोणि गुहा में यानी पैल्विक रीजन में, गुहा में स्थित होता है जो वृषण के टेम्परेचर यानी तापमान को शरीर के तापमान से 2 या 2.5 यानी 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम रखता है जो स्पर्म यानी शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। एक्सेप्ट आप बोल सकते हो एलिफेंट एंड व्हेल। एलिफेंट और व्हेल में स्क्रूटम सेक यानी वृषण बोल सकते हो। स्क्रूटम सेक ही नहीं होता है, वृषण कहाँ होते हैं? उदर गुहा के अंदर होते हैं। ये वृषण उदर गुहा में कब आते हैं बाबू? आप बोल सकते हो वृषण प्राथमिक जननांग होते हैं, शरीर के उदर गुहा के बाहर श्रोणि गुहा में उपस्थित होते हैं। श्रोणि गुहा में एक पाउच होता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं यानी वृषण कोश कहते हैं, उसमें उपस्थित होता है। आइए आगे देखते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो वृषण होता है लाल बाबू, ये वृषण गर्भकाल के दौरान उदर गुहा में स्थित होता है परंतु 7th मंथ में उदर गुहा से बाहर आ जाता है और किसके कारण आता है? टेस्टोस्टेरोन के आधिक्य की वजह से टेस्टोस्टेरोन के आधिक्य के कारण यानी टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल हार्मोन होता है बाबू।
मेल हार्मोन होता है, जिसके कारण क्या होता है, वृषण शरीर को उसके बाहर आ जाता है। आगे देखते हैं, वृषण कोश हो गया। अब देखते हैं हम वृषण की आंतरिक संरचना क्या होती है। वृषण की आंतरिक संरचना उसके पे बात करते हैं। वृषण की आंतरिक संरचना, वृषण की आंतरिक संरचना क्या होती है। कुछ वृषण कुछ इस तरह दिखता है, आप बोल सकते हो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, 3 लेयर होती हैं बाबू इनमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ कंपार्टमेंट जैसी संरचना होती है, आप बोल सकते हो इसको टेस्टिकुलर लोब्स बोल सकते हो, यानी शुक्रजन नलिका इनमें उपस्थित होती हैं। ये है शुक्रजन नलिका। ये है रेटी टेस्टिस। ये है शुक्रवाहिका, और ये जब रेटी टेस्टिस से बाहर आ जाती है तो उसको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। ये है शुक्रवाहिनी। ये क्या है बाबू, शुक्रवाहिका। ये क्या है, कंपार्टमेंट के अंदर शुक्रजन नलिका। नलिकाएं जिनमें क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। आप बोल सकते हो शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्रजन नलिका में होता है। ये हैं 3 भाग इसके। इसको आंतरिक भाग को थर्ड, यानी हम इसको कहते हैं संवहनी स्तर, संवहनी स्तर। दूसरा श्वेत स्तर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ट्यूनिका। फर्स्ट को हम कह सकते हैं यौनिक स्तर, यौनिक स्तर। फर्स्ट क्या है बाबू, यौनिक स्तर है। दूसरा श्वेत स्तर है। तीसरा संवहनी स्तर। ये क्या है, शुक्रजन नलिकाएं हैं। ये लगभग होती हैं बाबू एक टेस्टिस में अबाउट 200 to 250 क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। यहाँ से शुक्राणु होते हुए कहाँ आता है, रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस में आता है। रेटी टेस्टिस को हम हिंदी में कह सकते हैं वृषण जालिका, वृषण जालिका। बनता कहाँ है शुक्राणु, शुक्रजन नलिका में। उस होते हुए कहाँ आता है, शुक्रवाहिका, यानी शुक्रवाहिकाओं। ये हो गई बाबू शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से रेटी टेस्टिस यानी वृषण जाल, वृषण जाल से आ जाती है शुक्रवाहिनी में,
शुक्रवाहिनी, हाँ शुक्रवाहिनी में, शुक्रवाहिनी से आप बोल सकते हो यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग से बाहर आ जाएगी यानी श्वसन से होते हुए आस्खलन हो जाएगा स्पर्म का। ये है वृषण की आंतरिक संरचना। अब हम देखते हैं सीमन यानी वीर्य का पाथवे क्या होता है, यानी आप बोल सकते हो किस दिशा की ओर सीमन अस्खलित होता है। तो आप लिख सकते हैं सीमन यानी वीर्य, वीर्य के स्थानांतरण, स्थानांतरण की दिशा। वीर्य के स्थानांतरण की दिशा क्या होती है आपको पता है, कहाँ बनती है, शुक्रजन नलिका में। शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका के बाद कहाँ जाएगी, वह शुक्रजन नलिका से होते हुए आप देखे थे यानी शुक्र वाहिका में जाएगी, शुक्र वाहिका में, शुक्र वाहिका से रेटी टेस्टिस यानी वृषण जालिका में जाएगी, वृषण जालिका, वृषण जालिका से शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी से अस्खलन नलिका, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्स्ट संरचना में है यानी स्ट्रक्चर में आप देख चुके हैं। कहाँ जाएगा अस्खलन नलिका, अस्खलन नलिका से मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग से क्या हो जाएगा अस्खलन, यानी शरीर के बाहर, शरीर के बाहर आ जाए। ये होती है वीर्य का स्थानांतरण दिशा, यानी आप बोल सकते हो वीर्य किस दिशा से कहाँ बनता है और किस दिशा से होते हुए शरीर से बाहर आता है। अब आते हैं हम शुक्रजन नलिका के ऊपर बात करते हैं बाबू। शुक्रजन नलिका क्या होती है, क्या करती है, कितनी होती हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका यह, यानी आप सीधे यहाँ से लिख सकते हैं प्रत्येक, प्रत्येक वृषण में, प्रत्येक वृषण में लगभग 200 से 250 शुक्रजन नलिका होती हैं, नलिकाएं, नलिकाएं होती हैं, होती हैं प्रत्येक शुक्रजन नलिका में, प्रत्येक शुक्रजन नलिका में, नलिका में, प्रत्येक शुक्रजन नलिका में 3 कंपार्टमेंट बोल सकते हो, यानी कंपार्टमेंट यानी भाग बोल सकते हो। 3 भाग ना बोल के कंपार्टमेंट, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट होते हैं, होते हैं। शुक्रजन नलिका में कितनी कंपार्टमेंट होते हैं बाबू, 3, जहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। अब देखिए शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका किसकी बनी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की, जर्मिनल
इपिथेलियम यानी जननिक उपकला की जननिक उपकला। इनमें भी आप बोल सकते हैं दो पार्ट होते हैं, कौन कौन, यानी दो प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, बोल सकते हैं आप, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और दूसरा स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, स्पर्म बनता है, सॉरी हाँ स्पर्म बनता है, या इसमें गोनिया में अटैच हो जाता है। स्पर्मेटोगोनिया से बन सकते हैं स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, उनको आप बोल सकते हैं एक प्रकार से मैच्योरिंग फैक्टर, स्पर्म मैच्योरिंग फैक्टर रिलीज करती है, जो क्या करते हैं स्पर्म को पोषण देते हैं। नरजनन तंत्र में आपने देखा, यानी शुक्रजन नलिका में आपने देखा, शुक्रजन नलिका में देखा आपने, प्रत्येक वृषण में लगभग 200 से 250 क्या होती हैं, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, जिनमें लगभग एक नलिका में क्या होती है, 3 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं। हमने आपको बना के दिखाया, जैसे ये शुक्रजन नलिका हो गई, ये इनमें लगभग क्या होती हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं। प्रत्येक शुक्रजन नलिका में कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं, और उन 3 कंपार्टमेंट को हम 3 कंपार्टमेंट होते हैं। अब प्रत्येक शुक्रजन नलिका के 2 भाग होते हैं, यानी 2 कोशिकाओं से मिलकर बना होते हैं, जिनको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं या जननिक उपकला कहते हैं, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया। आइए देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है या सर्टोली सेल क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या होती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल क्या करती हैं, यह शुक्राणु को पोषण व सपोर्ट प्रदान करती हैं, सपोर्ट प्रदान करती हैं, क्या प्रदान करती हैं, शुक्राणु को पोषण और सपोर्ट प्रदान करती हैं। इनसे AMF, SMF, ABP इनहिबिन स्रावित होते हैं। AMF का मतलब एंटी म्यूलिन फैक्टर, एंटी म्यूलिन फैक्टर। SMF का मतलब होता है स्पर्म मैच्योरिंग या मैच्योरेशन फैक्टर। ABP का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इनहिबिन का मतलब इनहिबिन ही होता है। ये सब क्या होते हैं, इनसे ये AMF, SMF, ABP इनहिबिन स्रावित होते हैं। ये सब क्या करते हैं बाबू, शुक्राणु को पोषण व सपोर्ट प्रदान करते हैं। कौन कौन पोषण और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, AMF, SMF, ABP। अब आपको लग रहा होगा म्यूलिन क्या होता है, म्यूलिन देख लीजिए क्या होता है। म्यूलिन यह स्त्री
स्त्री लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो एंटी म्यूलिन फैक्टर का क्या हो जाएगा काम, यह मेल में स्त्री लक्षण के प्रदर्शन को रोकते हैं, यानी स्त्री लक्षण प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। आप बोल सकते हो कि इनकी एम्यूलिन स्त्री लक्षण प्रदर्शित करते हैं, या आप कह सकते हो यह स्त्री जननांग का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, स्त्री जननांग का निर्माण करते हैं। यानी ये क्या करेगा फिर, एंटी म्यूलिन फैक्टर या मेल में स्त्री जननांग के विकास को रोक देगा। अब आइए देखते हैं क्या होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब या अधिवृषण। यह लगभग 20 से 22 फीट लंबा होता है। इसमें स्पर्म यानी शुक्राणु एकत्रित होते हैं। क्या एकत्रित होते हैं, शुक्राणु। कितनी लंबी होती है, लगभग 20 से 22 फीट। अब आइए हम देखते हैं शुक्रवाहिनी क्या होती है। शुक्रवाहिनी यह लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह शुक्राणु को एकत्रित एवं उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करवाती है, भेजती है। ट्रांसपोर्टेशन कराती है। कौन करवा रही है, शुक्रवाहिनी। कितनी लंबी होती है, 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या करती है, शुक्राणु को एकत्रित करती है और क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी अधिवृषण से लेके अस्खलन नलिका को दे देती है। कहाँ से लेती है, अधिवृषण से लेती है, और किसको दे देती है, अस्खलन नलिका को। आइए देखते हैं अस्खलन नलिका क्या होता है। अस्खलन नलिका क्या होता है, यह शुक्रवाहिनी शुक्राशय बल्बोयूरेथ्रल एवं पुरस्थ ग्रंथि के डक्ट यानी नलिका का एक कॉमन पॉइंट है। जो यूरेथ्रा यानी जो मूत्र मार्ग में
खुलती है। कहाँ खुल रही है? मूत्र मार्ग में। कौन कौन सी डक्ट आ रही हैं? शुक्रवाहिनी का नलिका आ रही है, शुक्राशय की नलिका आ रही है, बल्बोयूरेथ्रल की नलिका आ रही है और पुरस्थ ग्रंथि की नलिका एक जगह मिल रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्खलन नलिका। यहाँ से मान लीजिए एक पेयर जो होती हैं शुक्रवाहिनी शुक्राशय हो गया, उसकी नलिका मिल गई। यहाँ प्रोस्टेट की नलिकाएं मिल गई, यहाँ बल्बोयूरेथ्रल की नलिकाएं मिल गई, यहाँ उसको हम क्या कह देंगे? स्खलन नलिका। और ये मिलके कहाँ खुल रही है? ये मिलके खुल रही है मूत्र मार्ग में। हम इसको क्या कह देते हैं? स्खलन नलिका कह देते हैं। आइए देखते हैं मूत्र मार्ग क्या होता है। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग यह मेल में यानी नर में लगभग 20 सेंटीमीटर व फीमेल में लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 4 सेंटीमीटर। मेल में 20 सेंटीमीटर, फीमेल में 4 सेंटीमीटर। मेल में वीर्य व मूत्र त्याग के लिए कॉमन नलिका बनाती है। नलिका बनाती है कौन? मूत्र मार्ग। और फीमेल में केवल और केवल क्या होता है? मूत्र त्याग होता है। कहाँ से? मूत्र नलिका के द्वारा। और यहाँ मेल में क्या होता है? वीर्य त्याग भी होता है और मूत्र त्याग भी होता है। किससे? यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा। ये अगर वीर्य और मूत्र के लिए एक कॉमन डक्ट बना रही है, उनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहा जाता है। अब आइए देखते हैं, ये लगभग मेल की बात की जाए 20 सेंटीमीटर यानी मेल की बात की जाए तो 3 पार्ट हो गए इसके। ये जहाँ पे पुरस्थ ग्रंथि उपस्थित है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा ये लगभग 3 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद ये हो गया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यानी ये वाला भाग मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये होती है 1 सेंटीमीटर की। और बाकी ये हो गया पेनिलिक यूरेथ्रा, जो लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर की होती है। ये होगा रास्ता पाथ